नमस्कार दोस्तों। आज के समय इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इंडिया में हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, एयरपोर्ट एक्सपेंड हो रहे हैं। यूपीआई इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। एप्पल जैसी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं। जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में रैपिडली एक्सपेंड हो रहे हैं, जिससे इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर आने वाले 10 सालों तक इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी स्पेंड करता है, रूपी को स्ट्रांग बनाने में काम करता है और साथ में भारत सरकार कुछ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म करती है, तो 2036 तक इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन से बढ़ के $20 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। जी हाँ, $20 ट्रिलियन। अब भारत ये कैसे अचीव कर सकता है, आइए जानते हैं। पर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज इंडिया की नॉमिनल जीडीपी $4 ट्रिलियन के अराउंड है और इंडिया का टारगेट 10 साल में $20 ट्रिलियन है, यानी कि 5 गुना ज्यादा। अब ये सुन के आप तुरंत बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, तो देखो ऐसा नहीं है। इंडिया को $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में 67 ईयर्स लगे थे और फिर 2 से 4 ट्रिलियन बनने में 10 साल लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इकोनॉमी का बेस बड़ा होता है तो जीडीपी भी तेजी से बढ़ती है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लो आपकी सैलरी 1000 रुपए है, एक साल बाद 10% ग्रो करती है तो नेक्स्ट ईयर सैलरी 1100 रुपए हुई। पर अगर आपके दोस्त की सैलरी 10,000 रुपए है और वो भी 10% से ग्रो करती है तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 11,000 रुपए हुई। आपकी ग्रोथ 100 रुपए हुई, उसकी ग्रोथ 1000 रुपए। ऐसा ही सेम इकोनॉमी के साथ होता है। चाइना की ग्रोथ रेट 4% है, यूएस की 2% है, पर हर साल उनकी इकोनॉमी 800 से 1000 बिलियन डॉलर बढ़ती है। वहीं इंडिया की ग्रोथ 8% होने के बावजूद जीडीपी सिर्फ 300 बिलियन डॉलर बढ़ती है, क्योंकि चाइना यूएस के मुकाबले इंडिया की जीडीपी की साइज छोटी है। पर इंडिया अपनी जीडीपी को तेजी से बढ़ा सकता है और उसके लिए इंडिया को सबसे पहले अपने रूपी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मान लो इंडिया की जीडीपी रूपी टर्म्स में 350 लाख करोड़ रुपए है, डॉलर में हुई $4 ट्रिलियन। अगर वहीं रूपी 95 की जगह 75 होता तो आज के समय इंडिया की जीडीपी $4.6 ट्रिलियन होती। चाइना की जीडीपी हर साल तेजी से इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि चाइना की करेंसी युआन 20 से 30 सालों से 6 से 8 के बीच में ही फिक्स्ड है। वहीं इंडियन रूपी हर साल कमजोर होता जा रहा है। तो अगर इंडिया आने वाले 10 सालों तक रूपी को 14% तक स्ट्रॉन्ग करता है, ग्रोथ रेट को नेक्स्ट 10 ईयर्स 8 से 10% मेंटेन करके रखता है, इन्फ्लेशन को 3-4% के अराउंड रखता है, तो इंडिया की जीडीपी डॉलर्स टर्म में बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। अब आप पूछोगे कि रूपी कैसे स्ट्रांग होगा, ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगी और इंडिया की जीडीपी कैसे इंक्रीज होगी। तो देखो, उसके लिए भारत सरकार को 5 ग्रोथ इंजन पे ध्यान देना होगा। रियल इकोनॉमी, कैपिटल मार्केट, ह्यूमन कैपिटल, सर्विसेज और 5वां लिवेबिलिटी एंड गवर्नेंस। और भारत सरकार को इन 5 ग्रोथ इंजन में 20 रिफॉर्म करने होंगे। अब वो रिफॉर्म्स क्या क्या हैं, एक एक करके बात करते हैं। रियल इकोनॉमी का सिंपल मतलब होता है इकोनॉमी का वो हिस्सा जहां से एक्चुअल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग। और भारत सरकार को इन एरियाज में कुछ रिफॉर्म करने होंगे जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और साथ में गवर्नमेंट को इन रिफॉर्म के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। पहला है कोल्ड स्टोरेज 10 ईयर टैक्स इंसेंटिव। इंडिया में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बहुत बड़ा पोर्शन प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज के बिना वेस्ट हो जाता है। इंडिया में सिर्फ 4% फ्रूट एंड वेजिटेबल रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट से मूव होते हैं, वहीं यूएस में 80 से 85%। यूएस में फूड वेस्टेज बहुत कम होता है। इंडिया में हर साल 50 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस वेस्ट होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट को पहले खुद से कोल्ड स्टोरेज बनाना होगा और साथ में प्राइवेट कंपनीज को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए एग्रेसिवली इंसेंटिव देना होगा, जिससे वेस्टेज कम होगी, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी और उससे इंडिया की जीडीपी भी इंक्रीज होगी। पेट्रोल डीजल अंडर जीएसटी। आज के समय इंडिया में पेट्रोल और डीजल पे सेंट्रल और स्टेट दोनों ड्यूटी चार्ज करते हैं, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल की प्राइस इंडिया में बहुत बढ़ जाती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो जाता है, जिससे स्मॉल बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया में बिग बिजनेसेस लॉजिस्टिक पे सिर्फ 8% खर्च करते हैं, पर वहीं स्मॉल बिजनेस को आउटपुट का 17% लॉजिस्टिक पे खर्च करना पड़ता है। मतलब प्रोडक्ट 100 रुपए का है और उसमें 17 रुपए लॉजिस्टिक यानी कि माल को लाने ले जाने में खर्च होता है, जिससे प्रोडक्ट कॉस्ट 117 रुपए हो जाती है। तो अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंडर लाया जाएगा तो एक फिक्स टैक्स लगेगा। पेट्रोल डीजल की प्राइस कम होगी, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, गुड्स चीपर होंगे, स्मॉल बिजनेसेस को फायदा होगा, एमएसएमई को फायदा होगा, इंडियन प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनेंगे, जिससे अल्टीमेटली इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा और फिर इंडियन रूपी स्ट्रांग होगा और साथ में इंडिया की जीडीपी भी इंक्रीज होगी। रिफॉर्म 3।
देखो आज के समय इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी स्पेंड कर रही है, पर इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट ने बजट का 2.3 लाख करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड ही नहीं किया। अगर ये पैसा भारत की राज्य सरकारें खर्च करती तो इकोनॉमी में डबल 5.2 लाख करोड़ रुपीस का इम्पैक्ट जनरेट होता। गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 रुपया स्पेंड करती है तो उससे कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट, लेबर, मशीनरी में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, जिससे अल्टीमेटली इंडिया को ही फायदा होता है। तो भारत की राज्य सरकारों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा। रिफॉर्म 4, अगर गवर्नमेंट को इंडिया की जीडीपी को तेजी से बूस्ट करना है तो रेलवे पे फोकस करना होगा। देखो रेलवे का मतलब सिर्फ पैसेंजर ट्रेन नहीं होता है, फ्रेट ट्रेन, माल गाड़ियां भी होती हैं जो इकोनॉमी की बैकबोन होती हैं। इंडिया में रेल ट्रांसपोर्टेशन जितना चीप होगा, मॉडर्न होगा, फास्ट होगा, उतना इंडिया की प्रोडक्शन बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और फिर एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा, जिससे इंडिया की ही ग्रोथ होगी। और रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत सरकार को पैसा चाहिए होगा, जिसके लिए भारत सरकार रेलवे को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकती है। अब लिस्ट करने से ये मत समझ लेना कि भारत सरकार रेलवे को प्राइवेटाइज कर रही है या बेच रही है। रेलवे को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने से सरकार के पास बहुत पैसा आएगा, जिससे रेलवे का बजट मैसिव इंक्रीज होगा, जिससे माल गाड़ियों का नंबर तेजी से बढ़ेगा, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा फ्रेट कॉरिडोर्स बनेंगे, ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी और इससे अल्टीमेटली इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और जिससे इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगी और साथ में इंडिया की जीडीपी भी तेजी से इंक्रीज होगी। देखो इंडिया के पास पैसा है लेकिन गवर्नमेंट और कंपनीज उस कैपिटल को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे भारत सरकार को कुछ रिफॉर्म करना होगा। रिफॉर्म 1, इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पीएसयू कंपनी है जैसे कि एसबीआई, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी और इन सब में भारत सरकार के शेयर्स हैं, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स $249 बिलियन है। तो इंडियन गवर्नमेंट सिंगापुर मॉडल का यूज करके इंडिया सोवरेन फंड बनाए। गवर्नमेंट के पास $249 बिलियन वैल्यू के शेयर्स हैं। अगर इन एसेट को एक प्रोफेशनल सोवरेन फंड के अंडर कंसोलिडेट किया जाए तो सरकार इन पैसों से डिविडेंड कमा सकती है, एसेट को रिबैलेंस कर सकती है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कुछ एसेट मोनेटाइज कर सकती है, रिटर्न जनरेट कर सकती है। रिफॉर्म 2, इंडिया में इक्विटी मार्केट का साइज बहुत बड़ा है, 130% ऑफ जीडीपी है। वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का साइज सिर्फ 18% ऑफ जीडीपी है। तो भारत सरकार को बॉन्ड मार्केट को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए ताकि कंपनीज के पास फंडिंग लेने के लिए मल्टीपल चैनल ओपन होंगे, बैंक्स, बॉन्ड, इक्विटी, अदर कैपिटल सब अवेलेबल होगा, जिससे इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्ट्रॉन्ग बनेगा और इंडिया में और इन्वेस्टमेंट आएगी। रिफॉर्म 3, भारत सरकार को टीडीएस को 5% फ्लैट करना होगा और इन्वेस्टर्स के पैसे को अननेसेसरीली ब्लॉक नहीं करना होगा। टीडीएस में इन्वेस्टर्स का कुछ अमाउंट ब्लॉक होता है जिससे वो परेशान हो जाते हैं, तो ये भारत सरकार को बंद करना होगा। रिफॉर्म 4, आईडीआर को रिवाइव करना होगा और इंडिया को ग्लोबल साउथ का फाइनेंशियल हब बनाना होगा। डबल ट्रांजैक्शन टैक्स को एंड करना होगा। इंडिया में इक्विटी ट्रांजैक्शन पर एसटीटी और स्टैंप ड्यूटी दोनों लगते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का एसटीटी कलेक्शन किया था, तो भारत सरकार एसटीटी को रख सकती है और स्टैंप ड्यूटी को हटा सकती है। साथ में कैपिटल गेन टैक्स को थोड़ा कम भी कर सकती है ताकि इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। जब से भारत सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर बाहर निकाला है, तो टैक्स को कम करने से भारत को ही फायदा होगा। भारत सरकार को नॉलेज, स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी में रिफॉर्म करना होगा। अगर किसी कंट्री के पास हाईली एजुकेटेड, स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव लोग होते हैं तो वो कंट्री ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विसेज बना सकती है। तो इसमें भारत सरकार को पहला रिफॉर्म ये करना होगा कि भारत सरकार को क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को और बनाना होगा। इंडिया में अप्रॉक्स 1,87,000 स्टूडेंट जी एडवांस देते हैं, लेकिन आईआईटी में अवेलेबल सीट अप्रॉक्स 18,000 है। मतलब रफली 10 एडवांस जेई स्टूडेंट में से सिर्फ एक को आईआईटी की सीट मिलती है। तो इंडिया में टैलेंटेड स्टूडेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है लेस क्वालिटी इंस्टीट्यूशन की। तो भारत सरकार को इस पे काम करना होगा, वरना फ्यूचर में ब्रेन ड्रेन इंडिया में और तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा भारत सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा स्पेंड करना होगा। आज के समय आरएनडी में इंडिया 1% से भी कम इन्वेस्ट करता है, 0.8%। तो इसे बढ़ाना होगा और इसमें प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वॉल्व करना होगा। और भारत सरकार को कंपनीज के लिए टारगेट सेट करना होगा कि रेवेन्यू या प्रॉफिट का इतना % आरएनडी में कंपनीज खर्च करेंगी और इसके बदले सरकार उनको टैक्स इंसेंटिव देगी। देखो अगर इंडिया को ग्रो करना है तो वो सिर्फ रोड, रेलवे बनाने से नहीं होगा, इंडिया को स्किल्ड वर्कफोर्स भी चाहिए होगी। देखो आज के समय इंडिया की जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है और भारत सरकार को इस पे और फोकस करने की जरूरत है। इंडिया में ऑलरेडी 1800 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी है। जीसीसी मतलब मान लो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इंडिया में अपना एक स्पेशलाइज सेंटर खोलती है। यहाँ कंपनीज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, एआई रिसर्चर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, प्रोडक्ट डेवलपर, आरएनडी टीम, बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं।
इससे इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट बढ़ता है और साथ में मैसिव इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आती है। तो भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि 2030 तक इंडिया में 5000 जीसीसी सेंटर्स हो, ताकि इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट मैसिव इंक्रीज हो और इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, ताकि इंडिया की जीडीपी भी बूस्ट हो। 5000 जीसीसी से इंडियन इकोनॉमी में 470 से 600 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट को अपने टूरिज्म को प्रमोट करना होगा, ताकि इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट के नंबर मैसिव इंक्रीज हो सके और इंडिया टूरिज्म से भी बहुत पैसा कमा सके। देखो, इंडिया में घूमने की कई जगह हैं, पर इंडियन गवर्नमेंट उसे प्रमोट ही नहीं करती है, जिसके चलते आज भी वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिया की इमेज गरीब पुअर बनी हुई है। तो भारत सरकार को बेसिकली इंडिया के पीआर में ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। फिफ्थ ग्रोथ इंजन है लिवेबिलिटी एंड गवर्नेंस। देखो, अगर इंडिया को $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो भारत सरकार को इंडिया की सिटीज को रहने लायक बनाना होगा। साफ हवा, साफ पानी, साफ सफाई, लेस पॉल्यूशन, प्रॉपर ट्रैफिक सिस्टम, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इसके लिए गवर्नमेंट को सिटीज की प्लानिंग अच्छे से करनी होगी। कहाँ पे कैसी रोड बनानी है, पॉल्यूशन के लिए ईवी को कितना पुश करना है, साफ सफाई में प्रॉपर ध्यान देना है। पॉल्यूशन के चलते हर साल इंडिया को $95 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस होता है। तो अगर भारत सरकार इस पे काम करेगी तो ये लॉस भी कम हो सकता है। देखो, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गवर्नमेंट को इन सब रिफॉर्म करने में 3.4 लाख करोड़ रुपीस का कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, पर इन रिफॉर्म से रफली 7.9 लाख करोड़ का डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। अगर बियर कॉस्ट को निकाल भी दे तो इंडिया को 4.5 लाख करोड़ रुपीस का फायदा होगा। देखो, $20 ट्रिलियन जीडीपी का टारगेट उतना आसान नहीं है, पर अगर भारत सरकार चाहे तो इसे पूरा भी कर सकती है। लेकिन अगर भारत सरकार इसका आधा भी काम कर लेती है तो भी इंडिया 2035-36 तक आराम से $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।